नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाई योगी सर पे। और साथियों, आज जो आपके क्लास हैं वो हैं राजस्थान का भूगोल। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि साहब हिंदी के साथ-साथ आप राजस्थान का भूगोल भी पढ़ाइए, तो आज अपनी क्लास रहेगी और वो है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में आज पहली क्लास है और उस क्लास का नाम है वो टॉपिक रहेगा आज का, वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो साथियों, अपन राजस्थान के सामान्य परिचय को शुरू करें उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी भाई योगी सर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने साथियों तक फैलाएं और साथियों से भी कहें कि हिंदी भाई योगी सर चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली जो अच्छी क्लासेस हैं उनका लाभ उठाइए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना, वो है राजस्थान का परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। साथियों, बात करें राजस्थान के परिचय की तो सिंपल सी बात आती है कि अपन जब किसी का भी परिचय जानते हैं तो अपने को सबसे पहले यही पता करना होता है कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी स्थिति क्या है और उसका क्या विस्तार है। तो इसी बात को लेकर आज अपन भी बात करते हैं किसकी, राजस्थान का। सबसे पहली बात आती है और अपन पढ़ेंगे उसमें राजस्थान है, राजस्थान का नामकरण। क्या देखेंगे साथियों, सबसे पहला देखेंगे राजस्थान का नामकरण, फिर उसके बाद में दूसरा देखेंगे राजस्थान है, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान है की स्थिति विस्तार, फिर उसके बाद में नंबर 3 पे देखेंगे और वो देखेंगे राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्रफल, फिर देखेंगे राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति। इस प्रकार अपन राजस्थान के सामान्य परिचय को देखेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों, और वो किसकी बात करते हैं, राजस्थान का नामकरण। तो साथियों, शुरू करते हैं और वो करते हैं राजस्थान का नामकरण। बात करें विद्यार्थियों राजस्थान के नामकरण की तो सिंपल सी बात यह आती है कि राजस्थान का नामकरण अपन देखते हैं तो वो नामकरण कब से और कहाँ से अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं और सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के नामकरण में, और नामकरण में पहली बात करते हैं और वो पहली बात है प्राचीन साक्ष्य। प्राचीन साक्ष्य किसकी बात करते हैं साथियों, प्राचीन साक्ष्य। और प्राचीन साक्ष्यों की अपन बात करें तो प्राचीन साक्ष्य में सबसे पहला अपने पास में आता है और वो आता है कौन सा, वैदिक काल। कौन सा काल आता है साथियों, वैदिक काल है। और वैदिक काल में अपने राजस्थान का जो नाम था वो नाम क्या था, वो था ब्रह्मवर्त। वैदिक काल में अपने राजस्थान का नाम क्या था साथियों, ब्रह्मवर्त था। फिर उसके बाद में दूसरा जो आता है और दूसरा आता है जिसको अपन कहते हैं रामायण काल, रामायण काल, या इसी को अपन कह सकते हैं क्या, इसी को कह सकते हैं और कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल। और बात करते साथियों उत्तर वैदिक काल में या रामायण काल में इसका नाम था और ये नाम था मरु कांतार। क्या नाम था साथियों, इसका नाम था मरु कांतार। यानी कहा जाता है कि मरु कांतार शब्द रामायण काल में, जो रामायण काल में सबसे पहले रामायण की रचना की थी वो थे वाल्मीकि जी रामायण है। और वाल्मीकि जी ऋषि थे, उन्होंने क्या किया साहब, सबसे पहले रामायण में राजस्थान के लिए मरु कांतार शब्द का प्रयोग किया था। फिर इसके बाद में बात करें साथियों दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर आता है अपने पास ऐतिहासिक साक्ष्य। ऐतिहासिक साक्ष्य बात करते हैं ऐतिहासिक साक्ष्यों की। ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहला ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहला और नंबर 1 मिलता है और वो मिलता है अपने पास में कौन सा, गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख बात करते हैं अपन गोसुंडी शिलालेख की। तो ये गोसुंडी शिलालेख कहाँ था, ये अपने को चित्तौड़गढ़ में था। कहाँ था ये, चित्तौड़गढ़ में था। और कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के इस शिलालेख में राजस्थान के लिए एक शब्द आया था और वो था राजस्थानीय। क्या शब्द आया था विद्यार्थियों, राजस्थानी है। मगर ये शब्द तो आया था मगर इसके बारे में ये नहीं बताया गया था कि साहब ये जो राजस्थानी शब्द हैं ये किसके लिए हैं, क्या है और
क्या है। मगर ये जरूर था कि राजस्थान ये शब्द आया था, और ये कब आया था विद्यार्थियों, ये आया था 532 ईसा पूर्व में। कब आया था विद्यार्थियों, 532 ईसा पूर्व में ये शब्द आया था, जिसका नाम था राजस्थानी है। फिर इसके बाद में ऐतिहासिक साक्ष्य में बात करते हैं दूसरा शिलालेख, और दूसरा शिलालेख जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हम हर जगह पढ़ते हैं, और वो शिलालेख था जिसका नाम था बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख साथियों, बसंतगढ़ शिलालेख की अपन बात करें, और अपना ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है, सिरोही में है। कहाँ है, सिरोही। कहते हैं कि सिरोही में बसंतगढ़ दुर्ग है, और बसंतगढ़ दुर्ग में एक माता जी है जिसका नाम है खीमल माता। वर्तमान में खीमल माता को खलकाणी माता के नाम से भी जाना जाता है, खलकाणी माता। और यहाँ से जो शिलालेख मिला था, उसी शिलालेख में अपने को क्या नाम मिला था, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के नाम लिए नाम मिला था, और वो नाम मिला था राजस्थानाय। क्या नाम मिला था साथियों, राजस्थानाय दित्या। क्या नाम मिला था, राजस्थानाय दित्या। बात करते हैं कि ये नाम राजस्थानाय दित्या नाम कब आया था, तो कहा जाता है ये आया था 682 विक्रमी संवत है। कौन सा संवत है, 682 विक्रमी संवत में ये अपने को देखने को मिला था। ये अपने किसके, ऐतिहासिक साक्ष्य, और ऐतिहासिक साक्ष्य में कहाँ मिला था, शिलालेख में। मगर इसके साथ साथ जो दो आपके पास पुस्तकें मिलती हैं, वो भी ऐतिहासिक साक्ष्यों में आती है, पुस्तकें या ग्रंथ कह सकते हैं। और ये ग्रंथ था, पहला ग्रंथ था नेणसीरी ख्यात। कौन सी ख्यात है, नेणसीरी ख्यात है। और नेणसीरी ख्यात में भी अपने को राजस्थान शब्द देखने को मिला, या कहते हैं कि मुणोत नेणसी ने राजस्थान शब्द का क्या किया था साथियों, प्रयोग किया था अपने ग्रंथ में। इसके बाद में एक दूसरी पुस्तक मिलती है जिसका नाम है राज रूपक। कौन सी पुस्तक मिलती है साथियों, राज रूपक है। और इस राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अब बात करते साथियों कि ऐतिहासिक साक्ष्यों में अपने पास में क्या क्या मिला। सबसे पहले मिला अपने पास में क्या, कोसुंडी शिलालेख, उसमें अपने को मिला था चित्तौड़गढ़ में। और फिर दूसरा शिलालेख मिला अपने को कौन सा, बसंतगढ़ शिलालेख। फिर इसके बाद में कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों की बात करें तो सबसे पहले नैनसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द मिला। फिर उसके बाद में राज रूपक जो पुस्तक है, उसमें भी अपने को क्या मिला, राजस्थान शब्द मिला। ये तो थे अपने पास में कौन से साक्ष्य साथियों, प्राचीन साक्ष्य। और प्राचीन साक्ष्य में वैदिक काल, और वैदिक काल में ब्रह्मवृत मिला। रामायण काल में मरुकांतार मिला। फिर दूसरा आया था ऐतिहासिक साक्ष्य में गोसुंडी शिलालेख में राजस्थानी ये शब्द मिला। फिर इसके बाद में दूसरा आया बसंतगढ़ शिलालेख में अपने पास में क्या मिला, राजस्थान आय दित्य मिला। फिर इसके बाद में साथियों अपने पास कौन आई थी किताब, वो आई थी नैनसीरी ख्यात, इसमें राजस्थान शब्द मिला। फिर उसके बाद में आया था राज रूपक, इसमें भी क्या मिला, राजस्थान शब्द मिला। ये तो थे साथियों प्राचीन और ऐतिहासिक साक्ष्य। इसी के साथ साथ राजस्थान शब्द के लिए अपने को कुछ आधुनिक साक्ष्य भी मिले। अपन बात करते हैं किसके, आधुनिक साक्ष्यों की। आधुनिक साक्ष्यों का मतलब ये है विद्यार्थियों, वे साक्ष्य जो अंग्रेजों के समय अपने को देखने को मिले थे। तो बात करते हैं अगला जो है वो है आधुनिक साक्ष्य। साथियों इसको जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साथियों, और अगला अपने पास आता है, और वो आता है नामकरण में आधुनिक साक्ष्य। कहीं न कहीं साथियों ज्यादातर क्वेश्चन अपने को आधुनिक साक्ष्यों में से ही देखने को मिलते हैं, मगर जब अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं अपने पास इनकी जानकारी होना भी आवश्यक होता है। इसलिए साथियों ये अपने प्राचीन साक्ष्य हो गए थे। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कौन से साक्ष्य, आधुनिक साक्ष्य। कौन से साक्ष्य देखते हैं साथियों, आधुनिक साक्ष्य। तो लगाइए हेडिंग, राजस्थान के नामकरण के आधुनिक साक्ष्य। बात करते हैं आधुनिक साक्ष्य। आधुनिक साक्ष्य, आधुनिक साक्ष्य की बात करें विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आधुनिक साक्ष्य में बात करें तो कहा जाता है कि एक शब्द है जो सर्वप्रथम फारसी ग्रंथों में देखने को मिला। कौन से ग्रंथों में, फारसी ग्रंथों में। और वो शब्द मिला था राजपुताना। क्या शब्द मिला, राजपुताना शब्द मिला। मगर अपने सर्वमान्य तथ्य के रूप में या सर्वाधिक तथ्य के रूप में देखते हैं कि साहब राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम
राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक प्रयोग कह लीजिए या उच्चारण कह लीजिए, और मौखिक उच्चारण किसने किया था साहब? कहा जाता है कि 1800 ईस्वी में किसने किया था? वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपूताना शब्द का मौखिक उच्चारण किया था। फिर इसके बाद में देखते हैं कि साहब इसी के बाद आता है साहब, समय आता है 1805 ईस्वी का। कहते हैं 1805 ईस्वी। 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस का ही एक क्या था साथियों? सहयोगी था, या इनका ही एक शिष्य था, और उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। और बात करते साथियों विलियम फ्रैंकलिन की, तो कहा जाता है कि विलियम फ्रैंकलिन है, इन्होंने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। किसमें प्रस्तुत किया साथियों? लिखित रूप में प्रस्तुत किया। और इन्होंने जो लिखित रूप में प्रस्तुत किया, उस पुस्तक का नाम था, एक पुस्तक में प्रस्तुत किया था, और उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोरियर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कौन सी पुस्तक थी साथियों? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस है। और इस द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में पहली बार लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया? राजपूताना शब्द दिया। विद्यार्थियों फिर इसके बाद में कहा जाता है, और कहा ऐसा जाता है कि 1829 ईस्वी में राजपूताना या अपने राजस्थान के लिए एक शब्द दिया था, वो शब्द दिया था रायथान। उसी के साथ साथ दिया जाता है रजवाड़ा। कहा जाता है ये शब्द किसने दिए थे? ये दोनों ही शब्द दिए थे, और वो देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। तो अगला तथ्य देखते हैं आधुनिक साक्ष्य में, और वो क्या देखते हैं? कहा जाता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड की सामान्य परिचय की बात करें तो कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड जो था वो लिंगटन शहर का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था साथियों? लिंगटन शहर का रहने वाला था। वो कहते हैं कि ये लिंगटन शहर कहाँ पड़ता है? तो ये लिंगटन शहर है स्कॉटलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड उस समय यूके या इंग्लैंड का ही हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा था? यूके या इंग्लैंड का ही हिस्सा था। तो बात करते साथियों कहाँ की? कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड लिंगटन शहर के रहने वाले थे, जो स्कॉटलैंड में पड़ता है, और स्कॉटलैंड उस समय यूके या इंग्लैंड का हिस्सा था। और उनको क्या किया गया? भारत का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया था। और वो राजस्थान में कहाँ आए थे? वो राजस्थान में कहते हैं कि वो मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। और उन्होंने ही अपनी एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक का नाम था, वो था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो बात करते हैं साथियों किसके? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक और उनके द्वारा कहे गए कथन की। तो समय कब का था? समय है, और वो हिसाब है 1829 ईस्वी। कब का समय था विद्यार्थियों? 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड, इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपने राजस्थान इतिहास के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास के जनक कहते हैं। राजस्थान इतिहास के पितामह कहते हैं, या भीष्म भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे लिंगटन शहर। और ये लिंगटन शहर कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? स्कॉटलैंड में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, स्कॉटलैंड यूके या इंग्लैंड का भाग था। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर शहर को कहा जाता है। तो साथियों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है?
अलवर शहर को कहा जाता है। बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था साथियों, पुस्तक है और पुस्तक का नाम था द एनाल्स, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज ऑफ क्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए दो शब्द दिए, एक शब्द था रायथान और एक शब्द था रजवाड़ा। कहा जाता है ये राजपूतों के की जाति को लेकर ही ये नाम दिए गए थे। पहला नाम था रायथान, दूसरा नाम था रजवाड़ा। बात करें रायथान की, तो रायथान का सामान्य अर्थ था राजाओं, राजाओं का निवास स्थान, और रजवाड़ा का सामान्य अर्थ था राजपूत जातियों का, राजपूत राजपूत जातियों जातियों का निवास स्थान। और आगे चल के दोनों ही शब्द मिलकर के क्या बने, वो बना था अपना राजस्थान। क्या बना साथियों, राजस्थान। इसीलिए अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अपना जो राइट आंसर आता है और वो क्या आता है, कर्नल जेम्स टोड ने किया। साथियों बात करें इस पुस्तक का एक अन्य नाम और था, अन्य नाम, और इस पुस्तक का एक अन्य नाम था और वो नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या नाम था, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा साथियों, इसका अन्य नाम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इस पुस्तक को संशोधित रूप में जब पुनः प्रकाशित करवाया तब इसका नाम क्या आया था, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी मध्य एवं पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य। इसी के साथ अपन बात करते साथियों कि जब कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ और हाड़ौती के सूबेदार बन के आए थे, तो कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम, कर्नल टोड सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे। मांडलगढ़ कहाँ आए थे, भीलवाड़ा आए थे। और कहा जाता है कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक जो जैन संत थे, और जैन संत का नाम था यति ज्ञानचंद, और यति ज्ञानचंद जी को इन्होंने क्या कर दिया, अपना गुरु बना लिया, गुरु बना लिया। और कहा जाता है कि जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक को अपने गुरु, और इनके गुरु का नाम था जैन यति ज्ञानचंद, अपने गुरु को समर्पित किया। क्या किया साथियों, अपने गुरु को समर्पित किया। कौन सी पुस्तक, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कहा ऐसा जाता है कि वो भारत में रहे बहुत दिनों तक। कहा जाता है कि वो भारत से वापस गए थे 1822 ईस्वी में, और 1822 ईस्वी में वापस जाने के बाद अपने घर जाकर के इंग्लैंड में इन्होंने 1829 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और कहा जाता है कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज राजस्थान थी, इस पुस्तक का प्रकाशन इनका एक मित्र था, मित्र का नाम था विलियम जेम्स क्रुक, और विलियम जेम्स क्रुक ने ये पुस्तक प्रकाशित करवाई थी कहाँ से, लंदन से। और कहा जाता है कि इस पुस्तक में ही नाम आए थे राजस्थान और राजस्थान, जो आगे चल करके किस नाम से जाना गया, राजस्थान के नाम से ही जाना गया। कहते हैं साथियों, कहा जाता है कि राजस्थान के नामकरण में ये आजादी से पहले के नाम थे, फिर उसके बाद में समय बदलता है, और समय बदलने के बाद अगला जो अपना बिंदु बनता है, और वो बिंदु बनता है कि आजादी के पश्चात या स्वतंत्रता के दौरान अपने राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया और कब कब किया गया था। तो इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अब देखते हैं आधुनिक काल में ही अपन पढ़ रहे हैं, और उसमें पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद
राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके बाद साथियों? स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो हेडिंग लगा दीजिए, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद तीसरी बात आती है स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग। बात करते हैं साथियों किसकी? स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो कहा जाता है, सबसे पहले बात करें कि अपना जो भारत है, भारत स्वतंत्र हुआ और वो स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। कब हुआ साथियों? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के बाद में कहा जाता है कि भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और उन्हीं रियासतों को एक करके एक संगठित भारत बनाने का प्रयास चल रहा था। और उसी संगठित भारत बनाने के प्रयास में राजस्थान के एकीकरण की भी क्या आई था सब साथियों? बात आई थी। तो स्वतंत्र भारत के पश्चात एक आया था जिसे बोलते हैं राजस्थान है, राजस्थान का एकीकरण। क्या था साथियों? राजस्थान का एकीकरण। अब विद्यार्थियों मैं यहाँ पर राजस्थान का कंप्लीट एकीकरण आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो इतिहास की क्लास में ही बताया जाएगा। यहाँ सिर्फ यह आएगा कि राजस्थान का एकीकरण और एकीकरण की शुरुआत अगर अपन बात करें, एकीकरण की शुरुआत की बात करें तो एकीकरण की शुरुआत होती है और वो कब होती है? वो होती है 18 मार्च 1948 से। कहा जाता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ और ये 18 मार्च को पहला चरण था। और इस पहले चरण के बाद में कहा जाता है कि दूसरा चरण है। कौन सा चरण साथियों? दूसरा चरण। और ये दूसरा चरण आया था, ये आया था आपका कब है? 25 मार्च 1800 नहीं साथियों, 18 मार्च 1949 और 25 मार्च 1948 में राजस्थान के लिए एक शब्द आया था और वो आया था पूर्वी राजस्थान संघ। क्या आया था? पूर्वी राजस्थान संघ एक नाम है आया था। कहा जाता है कि ये स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द प्रयुक्त हुआ था अपने राजस्थान के लिए और ये कब हुआ था? 25 मार्च 1949 में नाम आया था पूर्वी राजस्थान संघ। इसके बाद में बात करते हैं कि जो छठा चरण आया था, छठा चरण है और ये छठा चरण आया था 26 जनवरी 1950 में। कब आया था साथियों? 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 अपने भारत के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? भारतीय संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। और कहा जाता है कि इसी दिन राजस्थान शब्द आया और इसे राजस्थान को प्रशासनिक दर्जा मिला। प्रशासनिक कह लीजिए या संवैधानिक दर्जा मिला। फिर इसके बाद में साथियों आगे बात करें तो अगला आता है और वो आता है 7वां चरण। और बात करते हैं 7वें चरण की तो कहा जाता है कि जो 7वां चरण होता है, इस 7वें चरण की बात करें, यह आता है 1 नवंबर 1956 में। और 1 नवंबर 1956 में अपने सामने राजस्थान के लिए एक शब्द आता है और वो आता है वर्तमान राजस्थान। क्या आता है साथियों? शब्द आता है वर्तमान राजस्थान। यानी कि जो अभी का अपना राजस्थान है और इस समय राजस्थान में कुल कहते हैं कि 1 नवंबर 1956 से पहले 25 जिले थे और 5 संभाग थे। मगर 1 नवंबर 1956 के दिन क्या हो गया साथियों? एक जिला और बन गया नया और वो जिला बना 26वां जिला और उसका नाम था अजमेर। 26वें जिले का क्या नाम था?
अजमेर नाम था। क्या नाम था साथियों? अजमेर नाम था। और इस प्रकार अपना क्या आया था? वर्तमान राजस्थान आया था। और इस वर्तमान राजस्थान का जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल क्या था? वो क्षेत्रफल था जो अभी भी है, और वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या था? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल आया, ये 1 नवंबर 1956 को आया, और यही क्षेत्रफल वर्तमान में भी है। मगर वर्तमान में जिलों की संख्या अपने पास कितनी है साथियों? वर्तमान में जिलों की संख्या 41 है, और संभाग कितने हैं? 7। तो ये राजस्थान का क्या हो गया साथियों? नामकरण। अब इसके बाद में आगे देखते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। इसके बाद बढ़ते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो दूसरा भाग टॉपिक रहेगा, और वो रहेगा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो पहला टॉपिक अपने पढ़ लिया था, वो था राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण में अपने सबसे पहले प्राचीन साक्ष्य देखे थे। प्राचीन साक्ष्य में वैदिक काल देखा था और उत्तर वैदिक काल देखा था। फिर उसके बाद में ऐतिहासिक साक्ष्य देखे थे। और ऐतिहासिक साक्ष्य में अपने क्या देखा साथियों? ऐतिहासिक साक्ष्य में अपने सबसे पहले शिलालेख देखे थे, जिसमें गोसुंडी शिलालेख देखा था और बसंतगढ़ शिलालेख देखा था। फिर उसके बाद में 2 पुस्तकें देखे, मनोत नैनसी ख्यात देखी थी, और फिर उसके बाद में अपने राज रूपक देखी थी। फिर इसके बाद में आधुनिक साक्ष्य की बात करें, आधुनिक साक्ष्य में सबसे पहले अपने राजपूताना शब्द फारसी ग्रंथों में देखा था। फिर उसके बाद में राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उच्चारण किसके साथ द्वारा किया गया था? थॉमस के द्वारा किया गया था। इसी का ही लिखित रूप अपन ने किसके साथ देखा था? वो देखा था विलियम फ्रैंकलिन के साथ। फिर इसके बाद में राजस्थान शब्द किसके साथ देखा था? कर्नल जेम्स टोड के साथ देखा था। फिर इसके साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करें, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपन ने देखा था, और वो क्या देखा था? वो देखा था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपन ने देखा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान के शब्द का प्रयोग सबसे पहले दूसरे चरण में आया था, जिसका नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। और फिर उसके बाद में छठे चरण में आया था जो राजस्थान शब्द आया था, जिसे प्रशासनिक या संवैधानिक दर्जा मिला था। और फिर मिला था अपने को कौन से? 7वें चरण में, जो वर्तमान राजस्थान के नाम से जाना गया था। अब देखते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। दूसरा टॉपिक, राजस्थान की स्थिति विस्तार। साथियों, राजस्थान के स्थिति विस्तार की बात करें तो सबसे पहले अपन राजस्थान की क्या देखते हैं? राजस्थान की सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की स्थिति, स्थिति कह लीजिए या अवस्थिति कह लीजिए। आपको सब स्थिति और अवस्थिति का मतलब है, स्थिति और अवस्थिति का मतलब यह है कि राजस्थान अपने पृथ्वी पर या ग्लोब पर कहाँ है, इसके बाद में राजस्थान एशिया में कहाँ है, और उसके बाद राजस्थान भारत में कहाँ है। इसलिए अपन राजस्थान की स्थिति और अवस्थिति को देखते हैं, और वे कितने भागों में बांट देते हैं? अपन इसको 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है राजस्थान की विश्व में स्थिति, विश्व में स्थिति। इसी विश्व की स्थिति को अपन ये भी कह सकते हैं ग्लोब पर स्थिति, ग्लोब पर या पृथ्वी पर। दूसरा आता है राजस्थान की एशिया में स्थिति, एशिया में स्थिति। और तीसरा आता है राजस्थान की भारत में स्थिति। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? विश्व में स्थिति। और विश्व में स्थिति की बात करें साथियों, तो ये अपना एक सामान्य से क्या होता है? ग्लोब होता है या पृथ्वी की। और इस पृथ्वी में अपन देखते हैं कि बीचों बीच में एक रेखा होती है, और इस बीचों बीच की रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है साथियों? भूमध्य रेखा। और कहा जाता है कि इस भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी के 2 भाग करती है, या ग्लोब के 2 भाग करती है। पहला भाग होता है जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और दूसरा जो भाग होता है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं साथियों? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और अपना राजस्थान कहाँ आता है? अपना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहाँ आता है साथियों अपना राजस्थान? अपना राजस्थान कहाँ आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। फिर इसी के साथ साथ अपने विश्व की स्थिति में देखें तो राजस्थान को फिर
देखें तो अक्षांशों के हिसाब से ये किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और इसी बात को अपन इस प्रकार से देखें, और इसको कहते हैं अपनी कौन सी रेखा, 0 डिग्री। ये भी 0 डिग्री अक्षांश है, और ये 0 डिग्री क्या है, देशांतर है। साथियों बात करते हैं देशांतर की, तो देशांतर अपने जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। एक भाग होता है पूर्वी देशांतर है, और एक भाग होता है पश्चिमी देशांतर है। तो ये इसका कौन सा भाग हो गया, पश्चिमी भाग हो गया, और ये कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग हो गया। अब बात करते हैं तो अपना भारत किस में आता है, अपना भारत भी पूर्वी देशांतर में आता है, और अपना राजस्थान भी कौन से देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर में आता है। तो अपन लिख सकते हैं कि राजस्थान की विश्व या ग्लोब में स्थिति क्या हो गई, एक तो हो गई उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ किसमें, पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा साहब कि विश्व में या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है साथियों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी विश्व में राजस्थान कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। फिर इसके बाद में बात आती है एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो साथियों इस प्रकार एक एशिया का अपन चित्र देखते हैं, और इस प्रकार का चित्र जब अपन देखते हैं एशिया का, तो कहा ऐसा जाता है, इस एशिया के चित्र के अपन क्या करते हैं, चार भाग करते हैं, और चार भाग करते हैं तो ये किस कहाँ आता है, अपना राजस्थान इस जगह आता है। यानी कहाँ आता है, अपना राजस्थान इस जगह आता है। और कहा ऐसा जाता है कि एशिया में राजस्थान कहाँ पड़ता है, एशिया में राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी दिशा में पड़ता है। तो एशिया में राजस्थान कहाँ है, एशिया में राजस्थान है कहाँ, दक्षिण पश्चिम दिशा। साथियों एक विशेष बात याद रखने वाली है, जब एशिया और भारत की बात करेंगे तो गोलार्ध शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। गोलार्ध शब्द सिर्फ और सिर्फ ग्लोब या पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर दिशा ही आएगी, और ये कौन सी दिशा में है, ये है आपका कौन सी दिशा में, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। अब बात करते हैं साथियों भारत की, और भारत की बात करें तो भारत को अपन इस प्रकार से दर्शाने का प्रयास करें, क्योंकि नक्शा बनाने में थोड़ा सा छोटा अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए इस दिशा में अगर भारत की देखें और भारत को इस प्लस से 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो भारत में राजस्थान कहाँ मिलेगा, इस जगह पर मिलता है। यानी कि भारत में राजस्थान की जो स्थिति अपने को देखने को मिलती है, और वो कहाँ देखने को मिलती है, यह आपका क्या हो गया साहब, पश्चिमी भाग हो गया, और ये आपका क्या हो गया, उत्तरी भाग हो गया। यानी कि भारत में राजस्थान उत्तरी पश्चिमी दिशा में है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति और ये कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा में। कहाँ है साथियों, उत्तर पश्चिम दिशा में है। यानी भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। एशिया में कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में है। और विश्व में कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में है। कहाँ है साथियों कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं साथियों, कहा ऐसा जाता है, और कहा ऐसा जाता है कि ये भारत की स्थिति किस जगहों में मिल गई अपने को, ग्लोब पे मिल गई, ग्लोब के साथ साथ अपने को एशिया में मिल गई, एशिया के साथ साथ अपने को कहाँ मिल गई, भारत में मिल गई। ये थी भारत की स्थिति कहाँ कहाँ, 3 जगहों पर, पहले एशिया में, पहला विश्व में, दूसरा एशिया में, और तीसरा भारत में। अब बात करते हैं साथियों कि एशिया, भारत और विश्व में इसकी स्थिति देखने के बाद में अगली बात आती है, और वो अगली बात आती है कि राजस्थान का विस्तार क्या है। राजस्थान का विस्तार का मतलब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अगला हेडिंग लगाते हैं, और वो है राजस्थान का विस्तार। अगला हेडिंग क्या रहेगा साथियों अपना, वो रहेगा राजस्थान का विस्तार। और बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की, तो कौन कौन से अक्षांशों में है और कौन कौन से देशांतरों में है। तो साथियों अपन बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। तो साथियों एक बार पुनः मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान के विस्तार को देखने से पहले आप लोग जरूर हिंदी बाई योगी सर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और उनसे भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें क्या देता है, संबल प्रदान करता है। तो साथियों बात करते हैं राजस्थान के किसकी, विस्तार की। यह आपके सामने एक छोटा सा क्या है, राजस्थान का मानचित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। हो सकता है थोड़ा बहुत ये इस प्रकार से अपने राजस्थान के
मानचित्र की अपन अगर बात करें तो कहीं न कहीं इस प्रकार की छोटी सी संरचना देखने को मिलती है और इसमें अपने को क्या देखना होगा, राजस्थान का विस्तार है, यानी राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की बात करें तो बात करते हैं साथियों, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, जब भी अक्षांशों की गणना की जाती है तो हमेशा एक चीज याद रखिए, राजस्थान में अक्षांशों की शुरुआत है दक्षिण दिशा से होती है, यानी ये राजस्थान की उत्तरी दिशा है, ये राजस्थान की दक्षिण दिशा है, ये राजस्थान की पश्चिम दिशा है यानी कि वेस्ट है, और ये राजस्थान की क्या है, पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट है। शुरुआत अपन कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे इस जगह से। कहा जाता है कि यहाँ एक अक्षांश रेखा आती है और इस अक्षांश रेखा का नाम है साथियों, और ये कितना है 23.5 डिग्री, ये एक अक्षांश रेखा आती है और इस अक्षांश रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम आता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हो तो अक्षांशों में वृद्धि होती जाती है और अक्षांशों में वृद्धि होती जाती है और यहाँ आ जाते हो, यहाँ आते हो तो एक दूसरा अक्षांश अपने को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक दूसरा अक्षांश अपने को देखने को मिलता है, और वो अक्षांश कौन सा रहेगा, वो अक्षांश अपने पास रहता है और वो रहता है 30 डिग्री 12 मिनट। साथियों यहाँ पर 23.5 डिग्री न होकर के क्या होगा, यहाँ पर होगा 23 डिग्री और 03 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या देखने को मिलेगा, 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना राजस्थान की शुरुआत होती है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से और कहा जाता है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के पास चला जाता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है, ये बीच की दूरी कितनी होती है, ये होती है 826 किलोमीटर। कितनी होती है विद्यार्थियों, 826 किलोमीटर है, और इसी 826 किलोमीटर को अपन अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं, लंबाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों, लंबाई कह सकते हैं। अब बात करते हैं देशांतरों की। हमेशा देशांतर की शुरुआत कहाँ से होती है, पश्चिम दिशा से होती है। कहाँ से होती है साथियों, पश्चिम दिशा से होती है। आप कहोगे सर अक्षांश उत्तरी है, शुरुआत आप दक्षिण से कर रहे हो, देशांतर पूर्वी है, शुरुआत आप पश्चिम से कर रहे हो, ऐसा क्यों। तो साथियों एक चीज देख लीजिए, अपन ने जब पढ़ा था, क्योंकि अक्षांश और देशांतर हमेशा ग्लोब के साथ चलते थे। किसके साथ चलते हैं, ग्लोब के साथ चलते हैं। और अपन देखते हैं कि ग्लोब को 4 भागों में बांटने का काम 2 रेखाएं करती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये काम करती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। बात करते हैं साथियों, अक्षांश रेखा गोलार्धों की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बनाती है। देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अपना राजस्थान इस गोलार्ध में अपन 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 90 तक जाते हैं, तो बीच में अपना राजस्थान आ जाता है। जहाँ राजस्थान की शुरुआत होती है वो 23 डिग्री और 03 मिनट होता है, जहाँ राजस्थान की समाप्ति होती है ऊपर जाने पर वो होता है 30 डिग्री और 12 मिनट। ऐसे ही जब आप देशांतर से इस दिशा में आते हो, देशांतरों में तो इधर पूर्वी देशांतर होते हैं, अगर आप इधर आते हो तो कहा जाता है यहाँ से लेकर के आप यहाँ आते हो, इधर आते हो तो ये पहला कौन आता है, पश्चिम आता है, फिर अपना कौन आता है, पूर्व आता है। इसलिए देशांतरों की शुरुआत हमेशा पश्चिम से की जाती है, अक्षांशों की शुरुआत हमेशा दक्षिण से की जाती है। मेरे हिसाब से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की तो कहाँ से शुरू होता है साहब, इस वाले बिंदु से शुरू होता है, और यहाँ एक देशांतर आपके पास में आ जाता है और इस देशांतर का नाम है, इस देशांतर को कहा जाता है 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये जब यहाँ आता है, यहाँ पे तो ये वाला भाग जो आता है ये कहाँ आ जाता है, जो आपका धौलपुर वाला भाग है यहाँ आ जाता है, और ये आपका कौन सा होता है, 78 डिग्री और 17 मिनट है पूर्वी देशांतर।
इसका मतलब बात आता है कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के कहाँ आ जाता है, 78 डिग्री और 17 मिनट के बीच में आता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि यहाँ की अगर अपन दूरी निकालें तो ये दूरी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आपके पास में कितनी रहती है, 800 और 69 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 800 और 69 किलोमीटर होती है। यानी कि क्या हो जाता है, 869 किलोमीटर, इसको अपन क्या कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि राजस्थान की लंबाई कम है, राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। अब जैसे ही आप विद्यार्थियों अक्षांश और देशांतर देखते हो तो आपके पास में 4 बिंदु नजर आते हैं। पहला एक बिंदु आता है, ये नॉर्थ बिंदु, जो कहाँ है, कोणा गांव श्री गंगानगर में है। कहाँ है, श्री गंगानगर में है। फिर ऐसे ही यहाँ एक दक्षिणी बिंदु आ जाता है, इसका नाम है बोरकुंड या बोरकुंडा भी कह देते हैं। और ये कहाँ आता है आपका, बांसवाड़ा में। कहाँ आता है साथियों, बांसवाड़ा में है। फिर इसके बाद में यहाँ एक पश्चिमी बिंदु आता है जिसका नाम है समगांव, नहीं कटरा गांव। कटरा है गांव, सम तहसील है और कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है साथियों, जैसलमेर में। और फिर इधर आते हैं तो यहाँ आपका आता है, और यहाँ आता है जिसका नाम है सिलना या सिलाना गांव। और सिलना या सिलाना गांव कहाँ का है, ये आपके पड़ता है धौलपुर में। इस प्रकार आपको राजस्थान का क्या मिल जाता है, राजस्थान का विस्तार या अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मिल जाता है। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। और विद्यार्थियों क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि हिंदी बाई योगी सर को, चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथियों से कहें कि हिंदी बाई योगी सर को आप भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही बहुत अच्छी क्लासेस प्राप्त हो सके। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।